हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं आपका सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर आपको मैं आज पढ़ाऊंगा मूड डिसऑर्डर। जी हां, आज का टॉपिक जो रहेगा आपके आरोग्यम बैच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि आप नॉट सेट जो आपका 2024 में होने वाला है उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यहां हर एक टॉपिक को समझिएगा, क्योंकि आपका आरोग्यम बैच जो है वो हर थ्योरेटिकल क्लासेस आपको दिया जा रहा है यूट्यूब और दोनों आपके ऐप के ऊपर भी। आज के टॉपिक को चालू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो आपका मूड डिसऑर्डर है गाइस। क्या? मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले समझाई थी मूड डिसऑर्डर। जिन बच्चों के लिए नई क्लास है उनको भी मैं समझा देता हूं कि मूड डिसऑर्डर, मूड का मतलब क्या होता है कि कैसे आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं। किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। तीन चीजें मतलब बिहेवियर, अफेक्शन एंड थिंकिंग। ये तीन चीजें होंगी तभी आप किसी को एक्सप्रेस कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बैट से बताया कि बैट का मतलब क्या होता है। टी फॉर जो होता है थिंकिंग का मतलब है, ए का मतलब होता है अफेक्शन का होना, और बी का मतलब होता है बिहेवियर। देखिए प्यारे बच्चों, यहां समझना मूड की प्रॉब्लम, मूड की डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज का एक ऑर्डर बिगड़ जाए, उसको डिसऑर्डर कहते हैं। बात मूड की कर रहे हैं कि मूड क्या चीज है। मूड का मतलब जैसे मैं आया आपसे आपसे एक तो होता है मैं गुस्से में बात कर रहा हूं, इस तरीके से अकड़ के बात कर रहा हूं, एक होता है स्माइल करके बात कर रहा हूं। तो दोनों चीजें जो है ये मेरे को, मेरा मेंटलिटी को दिखला रही है कि मैं आपके प्रति गुस्से में हूं या बहुत मोहब्बत में हूं। यहां समझिएगा, किसी भी इंसान का मूड जो बनता है वो मूड बनने से पहले उस इंसान की थिंकिंग सेट होती है, फिर उसके अंदर अफेक्शन डेवलप होता है और तीसरा वो उस अफेक्शन के हिसाब से बिहेवियर दिखाता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैं आपकी क्लास में आया और क्लास में आने के बाद आपका मेरा बहुत अच्छे से एक इंटरेक्शन हुआ, एक बहुत अच्छा वेलकम हुआ, तो मैं आपके लिए, आपके दिमाग में एक इमेज बन गई, एक थिंकिंग सेट हो गई कि ये सर अच्छे हैं। जब एक इंसान के अंदर जो कोई सी भी थिंकिंग सेट होती है, मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो आपके दिमाग में पहला इंप्रेशन जो पड़ रहा है, थिंकिंग जो बन रही है वो एक लड़ाई वाली थिंकिंग बन गई। उसी के हिसाब से आपका अफेक्शन सेट होगा। किसी ने आपको, किसी इंसान की बुराई कर दी, आपके दिमाग में उसके बारे में नेगेटिव बन दिया, तो उसके आपके बीच में अफेक्शन नेगेटिव होगा। तो जैसी आपकी थिंकिंग वैसा आपका लगाव, और उसी के बाद आपका बिहेवियर इन थिंकिंग और अफेक्शन से ही डिनोट होगा। आप मुझसे मोहब्बत से बात कर रहे हैं तो मैं भी आपसे मोहब्बत से बात करूंगा। मेरे दिमाग में एक थिंकिंग बन गई है कि आप अच्छे इंसान हैं, मेरा अफेक्शन उसी हिसाब से अच्छा ही होगा। और मैं जब बिहेव करूंगा, आपके सामने बर्ताव करूंगा, वो भी बड़े मोहब्बत से बर्ताव करूंगा। तो प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, मूड डिसऑर्डर क्या चीज होती है। जब किसी इंसान के थिंकिंग गड़बड़ा जाए, अफेक्शन गड़बड़ा जाए, या बिहेवियर गड़बड़ा जाए, या तीनों गड़बड़ा जाए, तो एक इंसान का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और यही आपका मूड को चेंज कर देगा, मूड डिस्ट्रॉय कर देगा। प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ये मूड की प्रॉब्लम है, इस मूड की प्रॉब्लम को हमने, मूड डिसऑर्डर को हमने जनरली दो प्रकार से बांटा। जिन लोगों को दोनों प्रकार पता होगा उनको बाइपोलर वाली प्रॉब्लम भी पता हो जाएगी। पहला एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई जिसको कहा गया मेनिया। दूसरी एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई जिसको कहते हैं डिप्रेशन। देखिएगा, मेनिया और डिप्रेशन को मैं आपको दोबारा समझाते हैं कि मेनिया और डिप्रेशन में क्या अंतर होता है। आप, एक इंसान अगर मेनिया है और एक को डिप्रेशन है, तो आप इस चीज को समझिएगा मेनिया और डिप्रेशन क्या होता है। जनरली हम लोग जो होते हैं, हम लोगों के अंदर किसी चीज को लेकर के खुशी का एक टाइम वो एक लिमिटेड होता है। यदि हमारे अंदर जिंदगी में दुख का टाइम आ रहा है तो वो दुख का टाइम भी थोड़ा सा ही होगा। मान लीजिए कोई आपकी जिंदगी से चला गया, तो वो चला गया तो एक दिन दुख हो जाएगा, 10 दिन दुख हो जाएगा, साल भर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता कि हम पूरी जिंदगी दुखी होते रहें। आज आपको 5,000 रुपए रोड के ऊपर पड़े हुए मिले और आपने उन पैसों को लेकर के जेब में रख लिया, और रखने के बाद एक दिन खुश हो गए, महीना भर खुश हो जाओगे, हो सकता है 2 महीना खुश हो सकते हो, बट इससे ज्यादा आप खुश नहीं रह सकते।
क्योंकि होगा क्या, वो जो चीज होती है, दुख हो या सुख हो, वो एक टाइम के बाद आपका क्या होता है, माइंड से वॉश आउट होना चालू हो जाता है, माइंड से क्या होता है, निकलना चालू हो जाता है। बट साइकेट्रिक पेशेंट की बात करें तो साइकेट्रिक पेशेंट क्या होते हैं कि एक दौर पे उनके साथ कोई दुर्घटना घटी, कोई भी इंसिडेंस हुआ, होने के बाद वो उन यादों को ना भुलाते हैं, भूल नहीं पाते हैं। जब वो भूलेंगे नहीं, अपने आप के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा डालेंगे, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था, एक मेंटली इल इंसान कब बनता है, जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगे। क्या आने लगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगे, स्ट्रेसर जो है उसके दिमाग के ऊपर हावी होने लगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं, चाहे खुशी हो या दुख हो, दोनों के अंदर चांसेस बनते हैं। यहां याद रखिएगा, मेनिया वाला, अगर मान लीजिए किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, कभी आपने ऐसा देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, किसी की डेथ हो गई तो एक इंसान, ज्यादातर इंसान तो सदमा लेके चुपचाप एक कोने में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उस सदमे को देख करके, कोई डेथ हो गई और वो हंसने लग जाएंगे, हा 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 हा, बहुत हंस रहे हैं, मतलब रोना भी आ रहा है और हंसी में हंस रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हंस रहे हैं, इस तरीके से हंस रहे हैं कि अपन समझ नहीं पा रहे कि यार ये क्या बर्ताव कर रहा है। याद रखिएगा, एक मेनिया और एक डिप्रेशन, मेनिया जो होता है ये भी किसी का दुख के कंडीशन की वजह से हो सकता है, बट एक इंसान के अंदर मेनिया होने के चांसेस 0.8% होते हैं। कितने, 0.8%। जबकि डिप्रेशन वाला जो इंसान होता है, 10 से 21% तक डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, कि कोई भी सदमा, कोई भी नुकसान होगा, ज्यादातर डिप्रेशन होगा, मेनिया बहुत कम होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी को मैंने बताया कि मेनिया जो होता है वो किस प्रकार से होता है। आप याद रखिएगा, एक मेनिया का एक इंसिडेंस मैं आपको बताता हूं कि आपके पास में कोई आपको सदमा या कोई खुशी ऐसी मिली, बहुत आपको तगड़ी वाली मिली। आप इमेजिन कीजिए, एक नॉर्मल कंडीशन बताता हूं कि आपको रोड के ऊपर पड़े हुए 50,000 रुपये मिले थे, आप 50,000 रुपये आपने लिए। अब 50,000 लेने के बाद ऐसा तो नहीं होगा, आप 50,000 लेने के बाद ऐसा सुस्त बैठ जाओगे, नहीं मेरा क्या होगा, कि अब नहीं होगा। 50,000 हाथ में आते ही आपके दिमाग जो होगा वो ऐसा एक्टिव हो जाएगा कि नहीं, अब मैं जाता हूं, पहले शॉपिंग करता हूं, पहले जाकर के शॉपिंग करता हूं, एक बाइक निकलवा लेते हैं या फिर कोई सेकेंड हैंड बाइक ले लेते हैं, और चलिए चलिए, यहाँ 50,000 का प्लानिंग दिमाग में चल गया। तो यहां समझना प्यारे बच्चों, यहां समझना, मेनिया वाला जो होता है ना, उसके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा आइडियाज आते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। क्या भाई, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज का मतलब क्या है, अरे लगातार आइडियाज आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। जबकि कोई इंसान अगर डिप्रेशन में होता है, मान लीजिए 50,000 मिलने की जगह 50,000 गिर गए, जेब से गिर गए, आपका दिमाग सुन हो जाएगा। सुन का मतलब है कोई आइडिया नहीं। अगर मैं आकर के बोलूं, अरे भैया क्या हाल है, कैसे हो, चलो घूमने चलें, तो आप क्या बोलोगे, अरे नहीं भैया मेरा नुकसान हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। यहाँ याद रखिएगा, जो डिप्रेशन वाले होते हैं उनका आइडिएशन जो होता है, आइडिया बनना दिमाग में, आइडिएशन वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, आइडिएशन डिक्रीज हो जाता है। 50,000 रुपए मिले थे तो आप सुकून से बैठोगे नहीं, आप क्या करोगे, अरे यार मैं ये भी कर लेता हूं, ऐसे आप रेस्टलेस हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, घूमोगे फिरोगे। तो यहां समझिएगा बात को, जिनके अंदर मेनिया की कंडीशन होती है उनके अंदर एक चीज आपको देखने को मिलती है, वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि आपके बॉडी मसल्स जो हैं, आप बॉडी से बहुत ज्यादा मूवमेंट आने लग जाएंगे, इधर से उधर भागोगे, बेचैन दिखोगे, यहां ये चीज होती है। जबकि डिप्रेशन वाला, जिनके 50,000 गिरे थे, वो सदमे के अंदर कुर्सी पकड़ करके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं कि खुशी से झूमेंगे नाचेंगे, वो एक कुर्सी पकड़ लेंगे। माने कि यहां आप देखने को मिलेगा डिक्रीज हो जाती है इनकी, डिक्रीज साइको मोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी क्या है भाई, डिक्रीज हो जाएगी। दो बातें आपको समझ में आई, जो इसका अंदर हो रहा है, आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, उसमें कम हो जाती है। तीसरी बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कि यहां पर जो इंसान मेनिया वाला पेशेंट होता है, उनका मूड हमेशा एलिवेटेड मूड रहता है, खिला खिला मूड रहेगा बहुत ज्यादा, तो एलिवेटेड मूड।
जो लोग डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं उनका चेहरा आप देखेंगे तो उनका डिप्रेशन के अंदर उनका मूड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा भाई, बहुत खतरनाक, मुंह उतरा हुआ रहेगा। दो चीजें समझ में आ रही हैं आपको, मेनिया और डिप्रेशन। तो एक इंसान जिसके अंदर मेनिया होता है वो एक इंसान अलग है, दूसरा किसी के अंदर डिप्रेशन होगा वो इंसान अलग होगा, मेनिया वाला अलग, डिप्रेशन वाला अलग। अब एक और टैलेंटेड इंसान ऐसा निकला, तीसरा इंसान ऐसा निकला कि जिसके अंदर मेनिया और डिप्रेशन दोनों होता है। मान लीजिए मैं हूं, 2 घंटे आपको देखोगे तो आप, तो मैं जैसे स्माइल करता हुआ झूमता हुआ ऐसे जाऊंगा, और थोड़ी देर बाद देखोगे तो मैं ऐसे बैठ जाऊंगा। आप पूछोगे क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो एक इंसान जिसके अंदर मेनिया और डिप्रेशन दोनों आए अलग अलग टाइम पे, ऐसे पेशेंट को कहते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट। क्या कहते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, यहां इट इज a type of disorder in which a single person has both symptoms of mania एंड डिप्रेशन। मेनिया और डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मेनिया और डिप्रेशन के अलग अलग सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। यहां बच्चों एक बात याद रखिएगा कि एक टाइम पे मेनिया के सिम्टम दिखाएगा, दूसरे टाइम पे डिप्रेशन के। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मेनिया तो समझाया था, अब अपन डिप्रेशन समझते हैं, डिप्रेशन को किस प्रकार से समझा जाएगा। तो देखिए, डिप्रेशन की बात करते हैं, हर इंसान की जिंदगी में डिप्रेशन होता ही होता है। बट एक चीज समझना, एक डिप्रेशन है या नहीं हम उसको कैसे पता करेंगे। देखिए, अपन बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। सबसे पहली बात क्या आती है, एक इंसान के ऊपर स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस, जब स्ट्रेस आने लगता है तो हम उसी को बोल देते डिप्रेशन हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। समझिएगा, अगर किसी इंसान को डिप्रेशन में जाना है और वो डिप्रेशन में जा रहा है तो उसके पीछे का कारण होता है उसके ऊपर स्ट्रेस का पड़ना। अगर आपके ऊपर आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं है, आपके ऊपर एजुकेशनल जिम्मेदारियां नहीं है, अर्निंग की जिम्मेदारियां नहीं है, आपके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, तो आप डिप्रेशन में क्यों जाएंगे, नहीं जा सकता कोई इंसान। तो होता क्या है कि एक इंसान मेंटली फिट है, जब उसके ऊपर स्ट्रेस की तरफ से स्ट्रेस आने लग जाता है, परिवार के बोझ, सबका बोझ, इनका बोझ आने लग जाता है, तो जब परिवार या फाइनेंशियल या सोशल या कोई बीमारी का बोझ आने लगता है, तो वो अगर उसके अंदर विल पावर नहीं है तो वो उस चीज से लड़ नहीं पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक इंसान में, वो है कॉन्फिडेंस। जिन इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है वो उस स्ट्रेस को दूर कर लेता, अवॉइड करता है, रास्ते सोचता है। जैसे आपको डिफेंस मैकेनिज्म में बताया था, इंटेलेक्चुअल रास्ते सोचेगा कि मैं इस प्रॉब्लम में हूं तो इस प्रॉब्लम से निकलने का क्या रास्ता होगा। प्यारे बच्चों, यहां समझना डिप्रेशन क्या चीज है। इट इज अ मूड डिसऑर्डर in which a person suffer from stress. A person suffer from stress and will not able to cope with it. एक इंसान सफर कर रहा है स्ट्रेस से और उससे निकल नहीं पा रहा, तो ये सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। तो मान लीजिए आपके अंदर स्ट्रेस है तो आप अवॉइड कर रहे हैं जब तक, ठीक है, जब स्ट्रेस को अपने आप पे हावी करोगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे।
यहां समझिएगा ज्यादातर डिप्रेशन होने के चांसेस जो होते हैं वो फीमेल्स के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? फीमेल्स में। फीमेल में 10 से 21% तक चांसेस रहते हैं, जबकि हम बात करें मेल के अंदर तो 8 से 11% तक चांसेस रहते हैं। देयर आर मोर चांसेस ऑफ डिप्रेशन, देयर आर मोर चांसेस ऑफ डिप्रेशन इन फीमेल्स, इन फीमेल्स। फीमेल में कितना? 10 से 21%। एंड मेल्स, चांसेस ऑफ डिप्रेशन इन फीमेल्स देन मेल, मेल में कितना होता है? मेल में 8 से 11%। ठीक है, क्योंकि देखो फीमेल्स जो होती हैं उनको अगर आप थोड़ी बात भी लोगे तो वो अपनी ईगो के ऊपर, अपने अपने आप के ऊपर बहुत जल्दी ले लेती है। जबकि लड़कों की बात है, अपन बोलते हैं लड़कों को कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तो वो पहले तो ऐसे आंख दिखाएंगे, अच्छा हमारी वजह से। जबकि लड़कियों को ऐसे आप बोलोगे तुम्हारी वजह से हुआ है, तो वो बैठ के ये सोचेंगे मेरी वजह से हुआ है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैंने ये क्या किया। तो सिर्फ इतना सा वाला तुम्हारी वजह से, और वो उस कहानी का पतंगड़ बन जाता है पूरा का पूरा। यानी कि एक उलझन अपने आप में दिमाग में बन जाती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम होना। यहाँ समझिएगा फीमेल्स के अंदर ज्यादा हो रहा है कंपैरिजन टू मेल्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू WHO। किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू WHO के द्वारा। अब यहाँ प्यारे साथियों, कारण क्या होता है डिप्रेशन में जाने का? क्यों एक इंसान डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, ये समझिएगा। ज्यादातर इंसान डिप्रेशन की तरफ जो जाते हैं वो डिप्रेशन वाले इंसान होते हैं, जो स्ट्रेस वाले इंसान होते हैं, जिनके हार्मोन्स कम हो जाते हैं। सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज इन हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। डिक्रीज इन हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छा रोल निभाता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं सीरोटोनिन। ये हार्मोन का दूसरा नाम होता है 5-HT। 5-HT का मतलब होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर, एक ऐसा हार्मोन होता है, जब आप स्ट्रेस में जाने लगते हो यही हार्मोन आपको खुश रखता है, यही आपको दुखी होने में, अगर ये कम हो गया तो आप दुखी हो जाओगे। कैसे? मान लीजिए आपने कोई खुशी के अंदर, खुशी के माहौल में गए, तो जैसे खुशी के माहौल में गए तो वहां माहौल में जाकर के आप का हार्मोन हैप्पीनेस को फील करके और ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। जब आप किसी सैड जगह पे गए तो आप सैड जगह पे जाओगे और आप उस चीज को आप अपने आप में फील करने लगोगे, उस दुख को फील करने लगोगे, सीरोटोनिन की मात्रा कम होने लग जाएगी। ये सारे हार्मोन्स आपके ब्रेन के अंदर, साइकेट्री के अंदर, आप याद रखिएगा, जो गड़बड़ी होती है वो केमिकल्स की गड़बड़ी होती है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की होती है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा हो गए, कुछ कम हो गए, तो पार्किंसंस, आपका सिजोफ्रेनिया, ये बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाती है। यहां समझिएगा एक सीरोटोनिन के बढ़ने और कम होने की वजह से, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इंक्रीज सीरोटोनिन। जब आपका सीरोटोनिन बढ़ता है तो आप मेनिया में जाते हैं। मेनिया का मतलब क्या होता है? बहुत खुश हो जाएंगे, हाइपर एक्टिविटी करेंगे और भागा दौड़ी करेंगे। ये सीरोटोनिन इस हार्मोन की वजह से। जब आपका सीरोटोनिन डिक्रीज हुआ, डिक्रीज सीरोटोनिन, तो आप क्या देखेंगे? डिप्रेशन देखेंगे, शरीर में डिप्रेशन आने लग जाएगा। ऐसे ही और भी आपके हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन, गाबा, ये हार्मोन्स भी जिम्मेदार होते हैं डिप्रेशन लाने के लिए। अगर ये कम होगा, जैसे गाबा, एंजाइटी, अगर गाबा कम होता है तो घबराहट, एंजाइटी होने लग जाती है। एंजाइटी मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब डिप्रेशन। तो आपका पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण मैं बताता हूं, पहला मेजर कारण तो यही है हार्मोन में गड़बड़ी।
दूसरा आता है सोशो इकोनॉमिक सोशो कल्चरल फैक्टर, कि हमारे अंदर हार्मोन्स, तो हम पैदा हुए थे बिल्कुल परफेक्ट, हमारे हार्मोन्स की मात्रा भी बिल्कुल परफेक्ट, हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन बिल्कुल परफेक्ट, बट गलती क्या हुई, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे सोशो कल्चर, हमारे एक बिल्कुल बेसिक लाइफ जो थी उसके अंदर स्ट्रेस आने लग गया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो कितना ही बादाम खा ले वो दिक्कत में रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा। आपका अगर नॉट सेट क्लियर नहीं हो रहा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, आप नहीं क्लियर पा रहे, तो आपके बादाम खाना बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि आपका सीरोटोनिन कम हो रहा है। दूसरी बात, कई ऐसी परिवार में प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके, जैसे कि पेरेंट्स की डेथ हो जाना, चिल्ड्रन की डेथ हो जाना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो सेकंड कारण क्या होता है, सोशियो कल्चरल कॉज। द सेकंड फैक्टर is socio-cultural. The second factor is socio-cultural, in which unemployment, डाइवोर्स का हो जाना, एल्कोहलिज्म। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजी रोजगार नहीं है, डाइवोर्स हो गया किसी का, या फिर अल्कोहलिज्म। अल्कोहल क्या होती है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। लोग बाग पीते हैं गम भुलाने के लिए, ये आपका गम बढ़ाती है। क्या भैया, गम बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि आपका अल्कोहल पिया और उसके बाद हो जिंदगी में गम भूल गए, नहीं है भैया, वो ऐसा सीन नहीं है। अल्कोहल सीएनएस डिप्रेसेंट होती है। क्या होती है, सीएनएस डिप्रेसेंट, एक तरह का फैट है, फैटी है, और फैटी लिक्विड जो होता है वो आपके लिवर को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जैसे लिवर सिरोसिस आप देखते हैं। तो यहां समझना, अल्कोहल, सिगरेट होती है, ये सब सीएनएस डिप्रेसेंट है, आपके सीएनएस को सुस्त कर देते हैं, सुस्त कर देते हैं। और जब आपका सीएनएस सुस्त हो गया, आप देखिएगा एक दिन पियोगे, सीएनएस उस रात के लिए सुस्त हो जाएगा, सुबह वापस एक्टिव हो जाएगा। बट लगातार पीने वालों का दिमाग आप देखिएगा वो ऐसे सुस्त रहते हैं, आप बोलोगे तो उनका रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। तो यहां समझिएगा, ये भी कारण है स्ट्रेस का। फिर आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, आप झेल नहीं पाओगे, ठीक है। अगर कोई डिजीज कंडीशन आती है, उस डिजीज कंडीशन की वजह से, जैसे क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, किसी को कैंसर का पता लग गया तो भी वो डिप्रेशन में जाएगा, ठीक है। या फिर किसी इंसान की कोई डेथ हो जाती है, डेथ की वजह से, या फिर किसी इंसान का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस, तो भी कंडीशन क्या बनती है, डिप्रेशन वाली कंडीशन बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, डिप्रेशन समझ में आया। अब मैं आपको डिप्रेशन के कुछ क्लिनिकल फीचर्स आपको समझाता हूं कि डिप्रेशन के क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। द डिप्रेशन कंसिस्ट ऑफ, द डिप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मैनी फीचर्स, consist of many features in which triad of symptoms, in which triad of symptoms is major। बहुत सारे सिम्टम होते हैं, बट ट्रायड ऑफ सिम्टम सबसे पहले यही पकड़ेंगे। आपसे पूछेंगे ट्रायड ऑफ सिम्टम क्या होता है, सबसे पहला होता है डिक्रीज मूड। एक इंसान का मूड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज मूड का होना। दूसरी बात आप याद रखिएगा, दूसरा होता है डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, कि अपनी हरकतें जो होगी, एक्टिविटी जो होगी वो लिमिटेड हो जाएगी, कुर्सी पकड़ के, बेड पकड़ के पड़ा रहेगा। और तीसरी बात जो होती है वो होता है डिक्रीज आइडिएशन, उसके दिमाग में आइडियाज नहीं आएंगे, डिक्रीज आइडिएशन, बिल्कुल आइडियाज का आना बंद हो जाएगा। ये 3 विचार आपको देखने को मिलेंगे डिप्रेशन वाले में। अब मैं एक एक विचार को आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से होगा। पहला है डिक्रीज मूड, कि डिक्रीज मूड समझिएगा कि एक इंसान का मूड किस प्रकार से डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, यहां समझिएगा डिक्रीज मूड, डिक्रीज मूड। देखिए मूड जो डिक्रीज होता है वो 3 स्टेज में होता है। एक इंसान का, आज मान लीजिए मैं डायरेक्टली मुझे पता लगे कि मेरे 50,000 गिर गए, लाख रुपया गिर गया, अब मेरा एकदम से ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सुसाइड करने के लिए भागूंगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। आपका टेंशन होने लगेगी, आपका मूड उतरने लगेगा, फिर आपको और भी चीजें आने लगेगी, तब जाकर के आप लास्ट सुसाइड तक पहुंचोगे। तो प्यारे बच्चों यहां समझना, मूड का डिक्रीज होना स्टेजेस में होता है, कि पहली स्टेज में मूड इतना होगा, फिर उसके बाद ये फीचर और आ जाएंगे, फिर ये फीचर और आ जाएंगे। तो यहां समझिए द मूड डिक्रीज्ड इन, द मूड डिक्रीज्ड in 3 stages that are पहला मूड का डिक्रीज होने की स्टेज जो होती है वो होती है माइल्ड, माइल्ड डिप्रेशन। क्या होता है? माइल्ड डिप्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन समझो, माइल्ड डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक इंसान अपने आप को हेल्पलेस, ठीक है, होपलेस, वर्थलेस ये फील करेगा, सिर्फ फील करेगा। क्या करेगा भाई? हेल्पलेस, मजबूर, होपलेस, ना उम्मीद, वर्थलेस, नकारा, ये फील करना चालू करेगा। इसे कहते हैं माइल्ड डिप्रेशन। सिर्फ अपने आप को कोसना, क्रिटिसिज्म का आएगा। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, छोटी सी कोई बात भी होगी तो वो हाईली क्रिटिसाइज, अपने आप को हाईली सेंसिटिव कर लेगा क्रिटिसिज्म में। किसी ने पानी का ग्लास यूं उठा करके यहां रख दिया तो उसको ये बोल दिया यार यहाँ पानी मत रखा करो, तो वो बंदा इतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, अरे नहीं यार मुझे बोला कि पानी का गिलास मत रखा करो, ये मेरी इज्जत नहीं है, यहाँ पर मैं नहीं हूँ इस जिंदगी के लिए। तो यहाँ समझना कि वो इंसान क्या हो रहा है, बिल्कुल अपने आप से ना उम्मीद होना चालू हो रहा है। सिर्फ ये माइल्ड डिप्रेशन है। इट इज अ फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज इन विच, first stage in which a person become hopeless, comma helplessness, comma worthlessness, and become highly sensitive, highly sensitive to criticism। हाईली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। बस इसमें ये क्या चीज है, अपने आप को कोसना, ये माइल्ड डिप्रेशन होता है। क्या कहता है? माइल्ड डिप्रेशन। तो माइल्ड डिप्रेशन ये चीज होती है, ठीक है। अगर एक चीज याद रखिएगा, माइल्ड डिप्रेशन की कंडीशन, कोई इंसान डिप्रेशन के अंदर 2 साल से ज्यादा टाइम तक रहे, उस कंडीशन को कहते हैं परसिस्टेंट डिप्रेशन। माने कि 2 साल हो गए उसका इलाज चल रहा है बट वो डिप्रेशन में रह रहा है, बीच बीच में डिप्रेशन में चला जाता है, तो वो परसिस्टेंट डिप्रेशन का शिकार है। किसका? परसिस्टेंट, लगातार डिप्रेशन। तो यहां याद रखिएगा, एक पॉइंट लिख देता हूं, परसिस्टेंट डिप्रेशन क्या होता है? परसिस्टेंट डिप्रेशन मीन्स डिप्रेशन फॉर more than 2 years, more than 2 year। डिप्रेशन का होना मोर देन 2 year, 2 साल से ज्यादा कोई इंसान डिप्रेशन में रहे, उसको कहते हैं माइल्ड डिप्रेशन कहा जाएगा। और लगातार 2 साल से ज्यादा रह रहा है, परसिस्टेंट डिप्रेशन। तो माइल्ड में तो सिर्फ ये होता है अपने आप को, माइल्ड में होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस समझेगा। अब सेकंड डिप्रेशन जो आता है, सेकंड डिप्रेशन को कहते हैं मॉडरेट डिप्रेशन, या फिर हम इसको सीवियर डिप्रेशन भी कहेंगे, सीवियर डिप्रेशन। यहां समझिएगा साथियों
सीवियर या मॉडरेट डिप्रेशन की क्या खासियत होती है? एक इंसान पहले अपने आप को नकारा, ना उम्मीद, बेसहारा समझ रहा था, बट साथ के साथ यहां उसके अंदर एक डिल्यूजन ऐड हो जाएगा, वो है डिल्यूजन ऑफ द गिल्ट। गिल्ट का मतलब वो अपने आप को शर्मिंदा फील कराने लग जाएगा, जबकि वो शर्मिंदा नहीं था। बट यहाँ ये जो सीवियर डिप्रेशन होता है, इसमें अपने आप को कोसना, बुरी तरीके से कोसना, ये काफी हद तक बढ़ जाता है। एक डिल्यूजन ऑफ गिल्ट इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि सीवियर डिप्रेशन या मॉडरेट में क्या होता है, तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट आपका ऐड हो जाएगा, और वो पेशेंट जो होगा उसके अंदर आप देखेंगे बिल्कुल अपने आप को सेपरेट करना चाहेगा। It is a depression. It is a depression in which a person become hopelessness, helplessness, worthlessness, along with delusion of guilt। यहां खासियत क्या है? होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस वो पहले भी था, बट यहां डिल्यूजन ऑफ गिल्ट जुड़ चुका है। यहां सेकंड में क्या हो जाएगा? डिल्यूजन ऑफ गिल्ट आता है। ठीक है, गिल्ट का मतलब होता है डिल्यूजन, साहब मेरे को समझाए थे, मैंने आपको समझाए थे। उस डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में क्या होता है? एक इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील कराने लग जाता है, जिस चीज से उसने वो किया भी नहीं तब भी कराने लग जाएगा। तीसरी स्टेज जो होती है उसको कहते हैं आप डिप्रेसिव स्टूपर की कंडीशन। किसकी कंडीशन साथियों? डिप्रेसिव स्टूपर। ये कंडीशन ऐसी होती है डिप्रेसिव स्टूपर। यहां समझना, ये स्टूपर वाला पेशेंट क्या होगा? ये बहुत ऊपर के लेवल पे पहुंच गया, बेसहारा, ना उम्मीद, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। ये ठीक है, एक हद तक ठीक था। यहां एक और डिल्यूजन जुड़ जाता है जिसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब वो अपनी जिंदगी को, अपने आप को ऐसे समझेगा ये रियल नहीं है। जब ये ऐसी बात समझेगा रियल नहीं है, माँ बाप रियल नहीं है, क्योंकि देखो अगर रियल समझता तो वो अपने माँ बाप की वैल्यू को जानते हुए कुछ ना अटेम्प्ट करता। ये स्टूपर वाली कंडीशन क्या होती है? पेशेंट बिल्कुल ऐसे मोम के पुतले की तरह ऐसे पड़ जाएगा, गर्दन हिलेगी नहीं, फिक्स्ड हेड कर लेगा, और साथ के साथ क्या करेगा? उसके दिमाग में आइडिया आएगा अपने आप को खत्म करना, मैं रियल नहीं हूं, ये सब दुनिया मोह माया बेकार है, ये है वो है, और वो अपने आप को सुसाइड करना चाहेगा, डिप्रेसिव स्टूपर। ठीक है, तो यहां समझिएगा, इट इज द सीवियर फॉर्म, इट इज द सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन इन विच patient had become fixed and he has extreme delusion of nihilism, extreme delusion of nihilism, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब अनरियल समझना, निहिलिज्म, एंड स्टार्ट्स अटेम्प्टिंग सुसाइड। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ ना करें कि आप उनको जाकर के, वो कई बार बोलते हैं ना, लोग बाग धमकी देते हैं। जैसे कि एक इंसिडेंस हुआ था, मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ। एक लड़का था, वो प्यार के चक्कर में था, और वो लड़का क्या करता था, अपने माँ बाप, उसके माँ बाप शादी कराने को तैयार नहीं थे, एक ब्लेड लेता था, हल्की सी एक ब्लेड लेता था, और ब्लेड से ऊपर वाली स्किन को काट दिया करता था। ठीक है, एक बार इंसिडेंस हुआ, हमने देखा उसका ब्लड जो है वो ब्लड आता है और वो वहाँ पे पट्टी करवा के चला जाता है, फिर वापस हाथ काटता है। जैसे कई लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, वो हाथ काटती हैं और उसके बाद वापस वो क्या करती है, वापस एक टॉर्चर वाला सीन क्रिएट करती है। यहाँ समझिएगा,
वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं कि आपका अटेंशन, एक मैं आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम समझूंगा, अटेंशन, अटेंशन गैदर करने वाला। अब अटेंशन वो ऐसे करते हैं, ऊपर की सिर्फ स्किन काटते हैं। और जो लोग सच में सुसाइड कर रहे होते हैं वो कुछ ऐसा अटेम्प्ट करते हैं जिससे कि उनकी जान एक ही बार में चली जाए। हमेशा याद रखिए, जो लोग डिप्रेशन से शिकार में होते हैं उनके सिम्टम्स को नोट डाउन कीजिए। वो अपने आप को हेल्पलेस, होपलेस समझ रहे हैं, वो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट है क्या? अगर है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव कोस रहे हैं तो सेकंड स्टेज है। और वो अगर बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सिर ऐसे पटक करके बैठे हुए हैं और वो अपनी दुनिया को अनरियल समझ रहे हैं, माँ बाप को कुछ नहीं समझ रहे हैं, समझ लेना वो डेथ की तरफ जाने वाला है, सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है। पहली बात, उनका मूड ऐसे 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 करते करते डाउन जाएगा। दूसरी बात मैं आपको समझाता हूं, ट्रायड ऑफ सिम्टम में आपने पढ़ा था, डिक्रीज हो जाता है साइकोमोटर एक्टिविटी, डिक्रीज साइकोमोटर, डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। यहां समझिएगा, एक इंसान जो डिप्रेशन में होता है वो मूवमेंट नहीं देता, वो बेहतर ये समझता है एक कुर्सी, एक कोना, एक जगह पकड़ के चुपचाप दुनिया से आइसोलेट हो जाए, ये खासियत होती है। फिजिकल एक्टिविटी उनकी बिल्कुल डाउन चली जाती है, वो फिजिकली कोई एफर्ट नहीं लगाना चाहते। यही खासियत है डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, कि वो मूवमेंट नहीं देंगे, शांति से एक कोना पकड़ेंगे। तो यहां इट इज दी, it is the second feature, it is the second feature of triad in which the patient, in which the patient avoid physical activity, avoid physical activity, physical activity such that sit down, such that sit in a, sit in one place, sit in one place and does not move, and does not move for many hours, many hours। ठीक है, मैनी आवर्स, बहुत घंटे तक एक ही जगह पे, डिप्रेशन पे सिर है तो सिर पे, टेबल पे सिर रख करके पड़े रहेंगे, ये डिप्रेशन वाले शिकार है। इनके मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट देखना, ऐसे सुस्त हो जाएंगे, कोना पकड़ लिया डिप्रेशन में और सिर पकड़ के ऐसे पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो याद रखिए, सेकंड क्राइड यही है कि इनका क्या होता है, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तीसरी बात समझिए ट्रायड की, तीसरी बात क्या थी, वो है डिक्रीज आइडिएशन, डिक्रीज आइडिएशन। आइडिएशन का मतलब क्या है, जैसे मेनिया में आपने देखा, एक इंसान जो था उसके दिमाग में लगातार आइडियाज आ रहे थे, लगातार आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज आ रहे थे। लोगोरिया भी कह सकते हैं अपन। लोगोरिया में क्या होता है, आइडिया एक आता है, जैसे एक आइडिया आया, आने के बाद वो दूसरा, मछली जल की रानी है, नर्सिंग बहुत पुरानी है, हाथ लगाओगे जल जाओगे, कुकर में क्यों डाला है, ऐसे उल्टे सीधे उनके दिमाग में आइडियाज आते जा रहे हैं। अब यहां समझना प्यारे बच्चों, जो डिप्रेशन का शिकार होता है उनके दिमाग में आइडियाज एब्सेंट हो जाते हैं। एब्सेंट का मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ सोचता ही नहीं है, एक मोनोटोनस आइडिया लेकर के चलेगा उस पूरे फेज में, डिप्रेशन वाले फेज में वो मोनोटोनस आइडिया लेकर के चलेगा। मोनोटोनस माने के किसी की डेथ हो गई, दिमाग में डेथ, डेथ ही चलती रही। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, दिमाग में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मोनोटोनस आइडिया लेके चलेगा। in depression, in depression the patient will only have, will only have monotonous ideas in his माइंड। मोनोटोनस आइडियाज का होना दिमाग में। एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन जो रहता है, मोस्ट कॉमन सुसाइड,
ठीक है, तो इनके अंदर आप सुसाइडल टेंडेंसी के आइडियाज आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलेंगे, या फिर अपन देख सकते हैं जो डिप्रेशन का कॉज था उसके, डिप्रेशन कॉज। तो ये लोग क्या करते हैं, वो फीचर्स देखने लग जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कई लोग जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, बैठे बैठे यूट्यूब के ऊपर सुसाइड का देख रहे हैं। कई डॉक्टर्स वाला कुछ ऐसे आप देखते होंगे, कई लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं तो वो चीज़ के अंदर वेरियस मेथड ढूंढने लग जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ समझना, डिप्रेस आइडियाज, डिप्रेशन में डिक्रीज आइडियाज हो जाते हैं, आइडिया का बिल्कुल कम हो जाना, दिमाग सुस्त पड़ जाना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो क्या थे, कुछ 3 ऐसे फीचर थे जो इंपॉर्टेंट थे, कि दिमाग का सुन्न पड़ जाना, बॉडी का मूवमेंट कम हो जाना, मूड का कमज़ोर हो जाना। बट अदर फीचर्स भी होते हैं, अदर फीचर्स जैसे क्या क्या, अदर क्लिनिकल फीचर। मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो आपका मूड उतरेगा, आपकी एक्टिविटी बंद होगी, आपके आइडियाज़ कम होंगे। बट इसके अलावा आपका, जिनको डिप्रेशन होता है उनके अंदर बहुत कॉमन बात देखने को मिलती है, जिसको कहते हैं इनसोमनिया। क्या आप जानते हैं इनसोमनिया क्या होता है? इनसोमनिया, इनसोमनिया का मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप। नींद ही नहीं आती, रात भर बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं मुझे नींद नहीं आती। आप उनसे डायरेक्ट ये पूछा करें कि आप किस चीज की टेंशन लेते हैं। इंसोम्निया, नींद ना आना, एक प्रॉब्लम है जिसमें एक इंसान सोचता रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया का होना। दूसरी बात, जिन लोगों के अंदर डिप्रेशन होता है वो उनकी लॉस ऑफ एपिटाइट आप देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, कि वो बोलेंगे मुझे भूख नहीं लगती। क्या नहीं लगती? भूख नहीं लगती। तीसरी बात, जिन लोगों के अंदर डिप्रेशन चलेगा वो उनके अंदर आप देखेंगे लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, उनकी पर्सनल हाइजीन जो है वो भी गड़बड़ा रही होगी। कोने में डिप्रेशन में बैठा हुआ है, 1 महीना हो गया, 10 दिन हो गए, भैया नहा नहीं रहा। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उनके अंदर आपको और क्या देखने को मिलेगा? डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? वो इंसान क्या है, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगा। तो जब खाना पीना छोड़ेगा तो अपने आप डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड आपको दिखने को मिलेगी, और वीकनेस से भर चुका होगा, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में सिर्फ सोच सोच करके उसने अपना दिमाग खराब कर लिया, बॉडी कम कर ली, तो वो खाना नहीं खाएगा, वीकनेस का, जनरली वीकनेस का शिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? वीकनेस का शिकार हो जाएगा। तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स, क्या डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए ट्रीटमेंट बताता हूं, इलाज क्या होगा। देखो, हर इंसान का अगर आप बोलोगे कि आपको डिप्रेशन है क्या, बताओ बताओ बताओ, तो वो नहीं बताएगा। सबसे पहली बात ये आती है डिप्रेशन का मालूम करना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो आप? कुछ थेरापीज होती है, उन थेरापीज के जरिए उनको आइडेंटिफाई करिए कि इनका कारण क्या है। जैसे कि मैंने आपको एक इंसिडेंस बताया था कि एक पेशेंट था, और उन पेशेंट्स को हमने क्या किया, इस तरीके से गोल जगह होती है वहां हमने बिठाया, और ऐसे इन पेशेंट्स को बिठा दिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना था कौन डिप्रेशन में, क्या कारण हो सकता है। सबके हाथ में एक पेपर और एक पेन दिया गया, पेपर और एक पेन दिया गया, और उनको कहा गया कि आप ड्रॉ कीजिए जो आपको मन में आता है। यहां 2 नंबर पे एक लेडीज बैठी थी, वुमेन बैठी थी, उन्होंने एक कार बनाई, और एक कार के आगे एक छोटा सा बच्चा बना दिया कि, और एक रोता हुआ फेस बना दिया। यहां समझिएगा, हमारे को यहाँ इस चीज से क्या हुआ, ये ग्रुप थेरेपी थी, एक ग्रुप बना करके हमने थेरेपी चालू करी। यहां पर हमने क्या सोचा कि इस पेशेंट का अभी दिमाग में चलने वाली कंडीशन क्या है, कि इसका बच्चा किसी गाड़ी के नीचे आ गया था और वो उस चीज के ऊपर डेथ हो गई। समझिएगा, ऐसी ही थेरापीज लगा लगा करके हम उनके अंदर के मन की बात को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मन की बात को निकालते हैं। कई पेशेंट को हम बोलते हैं आप गाना गाइए, आप डांस कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, ये सारी थेरापीज होती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ समझिए कि ये जो थेरापीज है, ये क्या कारण है, ये आपका मदद करती है पेशेंट को रिलैक्स करने में। तो सबसे पहले साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी देते हैं, जैसे कि साइकोथेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, सपोर्टिव
थेरापी। सपोर्टिव थेरापी का मतलब होता है हम उसको मोटिवेशंस देंगे, उसको समझाएंगे। दूसरी बात आती है रिलैक्सेशन थेरापी। रिलैक्सेशन थेरापी में हम उन पेशेंट को जो होगा योगा करना सिखाते हैं। योगा किया, ठीक है, योगा कराया उनसे, उनको मेडिटेशन की तरफ लेके गए, प्रेयर उनको सिखाई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनको रिलैक्स करने के मतलब में आती है। हम उनको प्ले के अंदर खेलने कूदने में इंडल्ज करना चाहते हैं प्ले थेरापी के द्वारा, ठीक है, प्ले भी कराते हैं, ठीक है। ग्रुप थेरापी का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप थेरापी में क्या होता है कि एक इंसान को, जैसे कि मैं आपको एक ग्रुप थेरापी समझाता हूँ। एक इंसान को जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जब ग्रुप में बिठाते हैं, तो ये ऐसे ग्रुप में जब बिठाएंगे तो उन पेशेंट्स को, सारे पेशेंट को ऐसे बिठा दिया। अब एक चीज याद रखना, ग्रुप थेरेपी में उन्हीं पेशेंट को बिठाते हैं जो सेम बीमारी का हो। मान लीजिए शराबी पेशेंट है तो सारे शराबियों को बिठाएंगे, ऐसा नहीं कि इनके बीच में कोकेन वाले को बिठा दिया। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि होता क्या है, ये वाले पेशेंट को मैंने बोला, मान लीजिए एक बार नंबर वाले को बोला चलिए आपने शराब छोड़ दी है, अब आप बताइए, मोटिवेट कीजिए आप इन लोगों को कि आप छोड़ सकते हो क्या। तो ये 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, ये इसकी बातों को सुन करके थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए मैंने 5 नंबर वाले को, बिल्कुल नशेड़ी को बिठाया, कोकेन लेने वाले को बिठाया, तो ये बोल रहा है कि मैं, अपन चले गए थोड़ी देर कहीं और ये बोल रहा है अरे शराब पे अटके हुए हो, अभी आपको कोकेन, अफीम, गांजा, चरस, हीरोइन, कैनाबीस ये सब ट्राई करनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ये चीज समझिएगा, ये सारे बिगड़ जाएंगे। हमेशा ग्रुप थेरेपी में क्या करते हैं, सेम बीमारी वाले को बिठाते हैं और इनको आपस में बोलते हैं आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कीजिए। जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे ना, तो वो एक माहौल क्रिएट करेगा, एक मोटिवेशन वाला माहौल क्रिएट करेगा। तो हमने क्या किया, ऐसे ही इन लोगों को क्या किया, इकट्ठा करके पूरा बिठाया ग्रुप में और इनको डिप्रेशन से निकलने का मौका दिया। पहली साइकोथेरेपी। दूसरी होती है सेकंड, कि आप फार्माकोथेरेपी भी दीजिए। फार्माकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी का मतलब क्या होता है कि हमारे कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स आती है, जैसे SSRI। SSRI का मतलब सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे कि आपका एग्जाम्पल सर्ट्रालिन, ठीक है, TCI, ट्राइसाइक्लिक इनहिबिटर। जैसे एग्जाम्पल आपका बताता हूं, इमीप्रामाइन। छोटे बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं ना, रात को यूरिन कर देते हैं बिस्तर के अंदर, उन्हीं के अंदर ये बहुत कॉमन है। बेड वेटिंग के अंदर ये एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। तो याद रखिएगा, बेड वेटिंग, एक सवाल पूछ लिया जाता था ये एग्जाम्स में कि बेड वेटिंग में कौन सी देते हैं, इमिप्रामाइन देते हैं। ऐसे ही एक और ग्रुप आता है जिसको कहते हैं मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसको आप क्या कहेंगे, MAOI। ये दवा भी, ये जो ग्रुप ऑफ दवाएं हैं, ये सारी दवाएं ये अपने आप में एक पावर रखती है। जैसे सर्टरलिन हुई, ये पावर रखती है, मैं आपको फार्माकोलॉजी में समझाऊंगा। ये दवाएं क्या करती है, आपके केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाती हैं, आपके सीरोटोनिन को बढ़ाने लग जाती है। कई बार क्या होता है, जो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है ये आपके सीरोटोनिन को खा जाता है, तो ये इनहिबिटर क्या करता है, उसको ऑक्सीडेज को रोकता है। तो जनरली हम लोगों में जो डिप्रेशन में होते हैं उनमें SSRI ग्रुप चलता है, TCI ग्रुप चलता है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर ग्रुप चलता है। तो हमें क्या करना है, जो डिप्रेशन में होते हैं उनको ये दवा भी देनी है, थेरापी भी देनी है। बट फिर भी कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो नहीं सुधरते। क्या नहीं सुधरते, कि वो पेशेंट अपने आप को सुसाइड करने से बाज नहीं आएंगे। तो उस टाइम पर आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, यहां याद रखिएगा, जो पेशेंट सुसाइड की तरफ जाते हैं उनका तीसरा काम होता है ECT देना, शॉक देना। दवाई से भी नहीं सुधर रहा है, उनका डिप्रेशन नहीं जा रहा, तो आप तीसरा ट्रीटमेंट दीजिए। तीसरा ट्रीटमेंट है
प्रोवाइड ईसीटी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का मतलब यह है कि हम जो पेशेंट सुसाइड कर रहा है उनके सिर के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा करके करंट दे देते हैं, और जब करंट दोगे आप तो उनके दिमाग में जो सेरोटोनिन की मात्रा कम थी वो हार्मोन जंप कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जनरली डिप्रेशन के अंदर आप जो ईसीटी देते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट में, वो 6 से 8 ईसीटी हम देते हैं। कितनी? 6 से 8 ईसीटी हम देते हैं, शॉक देते हैं, जिससे वो रिकवर कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा? आज की क्लास में आपने पढ़ा कि जो ये मूड है, ये मूड कभी कभी मेनिया में भी चला जाएगा अगर स्ट्रेस झेलोगे तो, और ये डिप्रेशन में भी चला जाता है। मेनिया वाला बहुत खुश, चीखना चिल्लाना, डिप्रेशन वाला बहुत दुखी, बहुत चुपचाप रहना। जब किसी इंसान को मेनिया और डिप्रेशन दोनों होने लग जाए तो वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से ग्रसित है, बैड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बैड कहते हैं। यहाँ पर आप जो दवा देते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट होती है। क्या? एंटी डिप्रेसेंट। और यहाँ पर जो दवा देते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी क्या होती है? वो आपकी लिथियम थी, मूड स्टेबिलाइजर। मूड स्टेबिलाइजर, ये कहानी। तो प्यारे बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा मूड के बारे में, डिप्रेशन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो के लिए देखिए क्या होता है, जनरली आप हर क्लास को पढ़िए। आपके आरोग्यम बैच में आपके लिए ओबीजी, फंडा, साइकेट्री, पीडिया, ये सारे सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं। मकसद क्या है हम सभी का? कि आप इजीली एक पेपर तक, एग्जाम के पेपर जब तक आए तब तक आप अपना बेस बनाते चलें। और भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस।